ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? चेयरमैन के रूप में 30वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह के बीचों बीच यह सवाल गूंज उठा। अरबपति चेयरमैन विक्रम सिंह राठौड़, जिन्हें हमेशा एक कठोर और भावहीन इंसान के रूप में जाना जाता था, आज एक नई सफाईकर्मी की कलाई पकड़े हुए कांप रहे थे। उस पुराने चांदी के लॉकेट के पीछे 25 साल पहले की उनकी शादी की सालगिरह की तारीख खुदी हुई थी। मैंने पूछा, यह तुम्हें किसने दिया? उस दिन वह पहली बार अपने कर्मचारियों के सामने टूट गए थे। किसी को नहीं पता था कि यह एक छोटा सा हार 25 साल के इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। चेयरमैन राठौड़ एक मामूली सफाईकर्मी के सामने इतना ज्यादा क्यों बिखर गए थे? कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं और आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मैं प्रार्थना करूंगा कि सौभाग्य हमेशा आपके साथ रहे। आज की कहानी शुरू होती है। राठौड़ इंडस्ट्रीज की 30वीं मंजिल पर स्थित चेयरमैन का ऑफिस बिल्कुल शांत था। विक्रम सिंह राठौड़ अपनी मेज पर बैठे कुछ फाइलों को देख रहे थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 30 साल तक एक विशाल व्यापारिक आजास्टार्ट फॉर्म साम्राज्य के चेयरमैन के रूप में जीवन बिताया था। आज उनके कार्यकाल की 30वीं वर्षगांठ का जश्न था। उनके निजी सचिव प्रकाश जोशी ने दरवाजा खटखटाया। सर, सब तैयार है। सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में आपका इंतजार कर रहे हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। उन्होंने शीशे के सामने अपनी टाई को एक बार फिर ठीक किया। 30 साल के समय ने उनके चेहरे पर भी गहरी लकीरें खींच दी थीं। ऑडिटोरियम की ओर जाने वाला गलियारा शांत था। बस उनके महंगे जूतों की आवाज ठंडे फर्श पर गूंज रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, 500 से ज्यादा कर्मचारी एक साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विक्रम सिंह राठौड़ बिना किसी भाव के मंच पर चढ़े। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। उन्हें पत्थर दिल का उपनाम यूं ही नहीं मिला था। वह अपना भाषण शुरू करने ही वाले थे कि हॉल के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। एक गीला कपड़ा फर्श पर गिर गया था। एक महिला तेजी से उसे उठाने के लिए झुकी। वह एक नई सफाईकर्मी थी। ऐसा लग रहा था कि वह कार्यक्रम शुरू होने से पहले आखिरी सफाई करते हुए लेट हो गई थी। वह जल्दी जल्दी फर्श पहुंचते हुए पिछले दरवाजे की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम की नजर उस ओर गई और उसी पल उनकी आंखें एक जगह पर टिक गईं। उस सफाईकर्मी के गले में कुछ चमक रहा था। यह दिल के आकार का एक चांदी का लॉकेट था। जब भी वह झुकती, वह उसके कपड़ों के कॉलर से बाहर झांकता और फिर गायब हो जाता। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि माइक्रोफोन पकड़े हुए उनके हाथ से ताकत जा रही है। वह मंच से नीचे उतर आए। कर्मचारी आपस में कानाफूसी करने लगे। सर, प्रकाश जोशी ने घबराई हुई आवाज में पुकारा, लेकिन विक्रम ने नहीं सुना। वह उस सफाईकर्मी की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम तेज होते जा रहे थे। सफाईकर्मी सिर झुकाए पोंछा लगा रही थी। उसकी यूनिफॉर्म पर अंजलि शर्मा नाम का टैग लगा था। उसे पता ही नहीं था कि चेयरमैन उसकी ओर आ रहे हैं। पिछला दरवाजा बस 3 मीटर दूर था। विक्रम ने उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया। अंजलि चौंककर सिर उठाकर देखने लगी। चेयरमैन का चेहरा ठीक उसके सामने था। उनकी आंखें अंजलि के गले पर टिकी थीं। यह हार तुम्हारे पास कहां से आया? उनकी आवाज कांप रही थी। सैकड़ों लोगों की सांसों से थमे हुए हॉल में बस यही शब्द गूंज रहे थे। अंजलि घबराकर पीछे हटी, लेकिन विक्रम का हाथ ज्यादा तेज था। उन्होंने अंजलि की कलाई पकड़ ली। मैंने पूछा, यह तुम्हें किसने दिया? अंजलि की आंखें फैल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चेयरमैन का हाथ उसकी कलाई को और कसकर पकड़े हुए था। यह मेरी मां ने मुझे दिया था, अंजलि ने कांपती आवाज में जवाब दिया। विक्रम ने हार की ओर हाथ बढ़ाया। अंजलि ने सहज ही पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने हार को खींच लिया। चांदी का लॉकेट अंजलि के गले से निकल आया। विक्रम ने उसे अपनी हथेली पर रखकर पलटा। अंदर की तरफ एक छोटी सी नक्काशी थी। VM 12 मई। उनकी उंगलियां उन अक्षरों को सहला रही थीं। उनके होंठ कांपने लगे। यह उनके और उनकी पत्नी के नाम का पहला अक्षर और उनकी शादी की सालगिरह की तारीख थी। यह नक्काशी उन्होंने खुद करवाई थी। यह कैसे हो सकता है? विक्रम की आवाज भर्रा गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा हॉल सन्न रह गया। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। पत्थर दिल कहे जाने वाले चेयरमैन को रोते हुए किसी ने नहीं देखा था।
यहां तक कि प्रकाश जोशी भी मुंह खोले बस खड़े थे। सर, आप ठीक तो हैं? किसी ने धीरे से पूछा, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हार को पकड़े हुए वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके घुटने फर्श से जा लगे। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे यह पता नहीं था कि चेयरमैन उसके हार को देखकर क्यों रो रहे हैं। उसे बस डर लग रहा था। आसपास के सभी कर्मचारियों की निगाहें उसी पर थीं। किसी ने अपना फोन निकाला। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। दूसरे ने भी कैमरा ऑन कर लिया। पलक झपकते ही कई फोन इस दृश्य को कैद कर रहे थे। प्रकाश जोशी तेजी से दौड़कर आए। सर, उठिए, चलिए ऑफिस चलते हैं। उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। विक्रम ने सिर उठाया। उनकी नजरें अंजलि के चेहरे का जायजा ले रही थीं। माथा, नाक, होंठ, जबड़े की बनावट, वह धीरे धीरे सब कुछ देख रहे थे। तुम्हारी उम्र क्या है? 25 साल सर। तुम्हारी मां? 3 साल पहले उनका देहांत हो गया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपने होंठ भींच लिए। उन्होंने हार को हाथ से छोड़कर पीछे मुड़ गए। प्रकाश जोशी उन्हें सहारा देते हुए चेयरमैन के ऑफिस की ओर ले गए। हॉल में बस कानाफूसी की आवाजें रह गईं। कर्मचारी एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसा रहे थे। अंजलि ने अपने गले से लटकते हार को ठीक किया और तेजी से हॉल से बाहर निकल गई। जब वह पहली मंजिल पर सफाई कर्मियों के रेस्ट रूम में पहुंची तो उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह एक कुर्सी पर गिर पड़ी और सांस लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका दिल शांत नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। उसी समय चेयरमैन के ऑफिस में प्रकाश जोशी पानी दे रहे थे। विक्रम मेज पर झुके हुए आंखें बंद किए बैठे थे। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। सर, आप ठीक तो हैं? प्रकाश जोशी की आवाज में भी तनाव था। विक्रम ने जवाब देने के बजाय एक दराज खोली। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह 25 साल पुरानी तस्वीर थी। सफेद सलवार कमीज पहने एक महिला मुस्कुरा रही थी। उसके गले में भी वही चांदी का लॉकेट था। विक्रम तस्वीर को सहलाने लगे। मीरा, उनकी पूर्व पत्नी का नाम उनके होंठों से निकला। प्रकाश, उस सफाई कर्मी की पर्सनल फाइल लाओ। जी सर, अभी लाता हूं। प्रकाश के जाने के बाद अकेले विक्रम खिड़की से बाहर देखने लगे। मुंबई शहर अब भी अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया अभी अभी थम गई हो। 30 मिनट बाद प्रकाश जोशी फाइल लेकर लौटे। अंजलि शर्मा, उम्र 25 साल, हेड ऑफिस में नई सफाई कर्मी, 2 महीने हुए, शिक्षा 12वीं पास, पिता का नाम रिक्त, मां मीरा शर्मा, 3 साल पहले मृत्यु। विक्रम का हाथ फाइल को पकड़ने से पहले ही रुक गया। मीरा शर्मा? जी सर। ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे से सारा खून उतर गया हो। प्रकाश जोशी ने सावधानी से पूछा, सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फाइल खोली। पता, मेडिकल रिकॉर्ड। वह सब कुछ धीरे धीरे पढ़ने लगे और एक लाइन पर उनकी नजर रुक गई। क्रोनिक किडनी फेलियर, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस जरूरी। उस शाम ऑनलाइन फोरम और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। चेयरमैन राठौड़ एक सफाई कर्मी के सामने घुटनों पर बैठ गए। शीर्षक वाली पोस्ट वायरल हो गई। वीडियो भी साथ में फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों कमेंट्स आ गए। आखिर हुआ क्या है? यह सफाई कर्मी कौन है? चेयरमैन सर को ऐसे रोते हुए पहली बार देखा है। अंजलि को नहीं पता था कि उसका नाम पूरी कंपनी में फैल चुका है। वह लोकल ट्रेन से घर जा रही थी। एक छोटे से 1 कमरे का फ्लैट था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अंजलि ने हार उतारकर मेज पर रख दिया। यह उसकी मां की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मरने से पहले उसके हाथ में दी थी। उन्होंने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत खोना। अंजलि ने हार पर खुदे अक्षरों को देखा। उसकी मां ने कभी इसका मतलब नहीं बताया था। उस रात विक्रम सो नहीं पाए। वह चेयरमैन के ऑफिस में सोफे पर बैठे बैठे रात गुजार रहे थे। उनके हाथ में 25 साल पुरानी अपनी पत्नी की तस्वीर थी। वह देर तक तस्वीर में अपनी पत्नी का चेहरा देखते रहे। फिर उन्हें आज देखी गई सफाई कर्मी का चेहरा याद आया। माथे की लकीरें, आंखों की बनावट, होंठों का आकार, वह बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। विक्रम ने फाइल फिर से खोली। पिता का नाम रिक्त, ये 4 शब्द उनके सीने पर बोझ बन गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उस रात विक्रम को यह नहीं पता था कि 25 साल पहले लिया गया उनका एक फैसला कितने बड़े झूठ पर टिका हुआ था। अगली सुबह प्रकाश जोशी जल्दी ऑफिस आ गए। उन्होंने चेयरमैन की मेज पर कुछ कागजात रखे और कुर्सी पर बैठ गए। यह अंजलि शर्मा की पर्सनल फाइल थी। वह एक एक पन्ना धीरे धीरे पलट रहे थे।
नौकरी के आवेदन से लेकर मेडिकल जांच रिपोर्ट तक सब कुछ उसमें था। मेडिकल रिपोर्ट वाले कॉलम में लाल स्याही से लिखे शब्द उनकी आंखों में चुभ गए। क्रोनिक किडनी फेलियर, स्टेज 4, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस अनिवार्य। प्रकाश जोशी की भौहें तन गईं। 25 साल की इतनी कम उम्र में डायलिसिस? वह फाइल पलटते रहे। सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट भी थी। हर महीने उसे 18 रुपये मिलते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, अंजलि को सैलरी के अलावा सुबह 4 बजे के अतिरिक्त काम का भत्ता भी मिल रहा था। वह हफ्ते के 5 दिन सुबह की सफाई भी कर रही थी। प्रकाश जोशी ने कैलकुलेटर निकाला। महीने का कुल भत्ता मिलाकर लगभग 23 रुपये बनते थे। तो वह इन पैसों से डायलिसिस का खर्च उठा रही है। प्रकाश जोशी बुदबुदाए। उन्होंने अंजलि का पता देखा। एक छोटा सा 1 रूम फ्लैट था। दरवाजा खुलने की आवाज आई। चेयरमैन विक्रम सिंह राठौड़ अंदर आए। उनके कपड़े सिकुड़े हुए थे, जैसे उन्होंने रात ऑफिस में ही गुजारी हो। सर, मैंने जानकारी तैयार कर ली है, प्रकाश जोशी ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। विक्रम ने उसे लेकर खिड़की की ओर चले गए। सूरज की रोशनी कागजों पर पड़ रही थी। वह एक एक लाइन पढ़ने लगे। क्रोनिक किडनी फेलियर शब्द पर उनकी नजर रुक गई। उनकी उंगली उस शब्द को सहला रही थी। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस? जी सर, वह एक बड़े सरकारी अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से करवा रही है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। वह कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने फाइल को मेज पर रखकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अस्पताल का नाम क्या है? मुंबई सेंट्रल का सिटी हॉस्पिटल। सर, विक्रम के हाथ कांप उठे। यह वही अस्पताल था जहां 25 साल पहले उन्हें बताया गया था कि वह पिता नहीं बन सकते। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता था। मेडिकल का खर्च? प्रकाश जोशी ने दूसरी फाइल निकाली। एक बार डायलिसिस का खर्च लगभग 1500 रुपये आता है। हफ्ते में 3 बार का मतलब है महीने का लगभग 18 रुपये। सरकारी सब्सिडी के बाद भी उसे अपनी जेब से काफी पैसे देने पड़ते हैं। 3 महीने पहले तक उसके बिल बकाया थे। नौकरी लगने के बाद वह किश्तों में पिछला बकाया चुका रही है। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 25 साल की एक लड़की अकेले डायलिसिस का खर्च उठाते हुए जी रही है। और तो और वह सुबह 4 बजे से काम करती है। उसकी मां की मृत्यु के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी निकालो। मैंने पहले ही जांच कर ली है सर। प्रकाश जोशी ने एक और दस्तावेज निकाला। यह डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी थी। मीरा शर्मा, 3 साल पहले पेट के कैंसर से मृत्यु के समय धारावी की एक चौल में रहती थी। विक्रम का दिल बैठ गया। चौल, यह शब्द उन्हें कुचल रहा था। एक बड़े उद्योगपति की पूर्व पत्नी एक चौल में मर गई। अंतिम संस्कार एक लावारिस लाश की तरह होने वाला था, लेकिन उनकी बेटी ने आकर खुद किया। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को एक स्थानीय आश्रम में रखा गया है। विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए। उस दोपहर विक्रम ने अपने ड्राइवर से कहा, सिटी हॉस्पिटल चलो। सर, आज के शेड्यूल में तो। मैंने कहा, अभी चलो। उनकी आवाज ठंडी थी। ड्राइवर ने और कुछ नहीं पूछा। अस्पताल पहुंचकर विक्रम अकेले उतरे। यहीं इंतजार करो। वह मुख्य इमारत की ओर बढ़ गए। उन्होंने रिसेप्शन पर डायलिसिस सेंटर का पता पूछा। वह बेसमेंट में था। वह लिफ्ट से नीचे गए। गलियारा सफेद था। कीटाणुनाशक की गंध नाक में चुभ रही थी। डायलिसिस सेंटर का बोर्ड दिखा। विक्रम दरवाजे के पास रुक गए। कांच की खिड़की से अंदर का नजारा दिख रहा था। कई डायलिसिस मशीनें चल रही थीं। मरीज बिस्तरों पर लेटे हुए थे और उनमें से एक बिस्तर पर अंजलि थी। उसके बाएं हाथ में एक मोटी सुई लगी हुई थी। लाल खून एक पारदर्शी नली से मशीन में जा रहा था और फिर वापस आ रहा था। अंजलि ने आंखें बंद कर रखी थीं। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। उसे खिड़की के बाहर से देखना भी दिल दुखाने वाला था। इतनी बीमार बच्ची सुबह से सफाई का काम कर रही है। एक नर्स अंजलि के पास गई। अंजलि जी, ब्लड प्रेशर चेक करना है। अंजलि ने आंखें खोली। उसका चेहरा थका हुआ था। नर्स ने ब्लड प्रेशर कफ बांधा। आज भी सुबह काम पर गई थी? जी। शरीर पर ज्यादा जोर मत डालिए। डायलिसिस के साथ काम करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। अंजलि धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कोई जान नहीं थी। नर्स ने चार्ट में कुछ लिखते हुए कहा, इस महीने का बिल कब तक जमा करवा देंगी? अंजलि का चेहरा उतर गया। इस हफ्ते शुक्रवार को सैलरी आएगी, आते ही जमा कर दूंगी। ठीक है, ज्यादा देर मत कीजिएगा, हमें भी मुश्किल होती है। नर्स अगले मरीज के पास चली गई। अंजलि ने फिर से आंखें बंद कर लीं। एक लंबी सांस उसके सीने से निकली। विक्रम ने मुट्ठियां भींच लीं।
वह गलियारे में एक बेंच पर बैठ गए। डायलिसिस खत्म होने का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए। डायलिसिस सेंटर का दरवाजा खुला और मरीज एक एक करके बाहर आने लगे। अंजलि भी निकली। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। वह धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग गई है रहा था जैसे उसके पैरों में जान न हो। विक्रम ने सिर झुका लिया ताकि अंजलि उन्हें पहचान न ले। वह गुजर गई और गलियारे के अंत में गायब हो गई। विक्रम ने तब जाकर सांस ली। वह धीरे धीरे उठे और डायलिसिस सेंटर के अंदर गए। एक नर्स पास आई। आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं एक मरीज के बारे में पूछना चाहता था। अंजलि शर्मा। नर्स ने हैरानी से देखा। आप उनके कोई रिश्तेदार हैं? हाँ, दूर का रिश्तेदार हूं। यह झूठ था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। ओह अंजलि जी, बहुत अच्छी लड़की है। अकेले बहुत मेहनत कर रही है। उसकी हालत कैसी है? नर्स ने चार्ट देखा। स्टेज 4 है। उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है। डायलिसिस से बस काम चल रहा है। यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। क्या उसने ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर करवाया है? नहीं। पैसों की भी दिक्कत है और डोनर मिलना भी आसान नहीं है। विक्रम ने सिर हिलाया। धन्यवाद। वह अस्पताल से निकलकर कार में बैठ गए। अस्पताल के गेट से अंजलि बाहर निकल रही थी। वह बस स्टॉप की ओर जा रही थी। उसके कदम थके हुए थे। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उस शाम अंजलि अपने कमरे में लौटी। दरवाजा खोलते ही बस फ्रिज की आवाज सुनाई दी। वह सोफे पर गिर पड़ी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ से पट्टी हटाई। सुई का निशान साफ दिख रहा था। सालों से एक ही जगह पर सुई लगने से त्वचा खुरदरी हो गई थी। अंजलि ने अपना फोन निकाला। वॉलपेपर पर उसकी मां की तस्वीर थी। वह मुस्कुरा रही थी। यह 3 साल पहले उनकी मृत्यु से ठीक पहले खींची गई आखिरी तस्वीर थी। मां, आज का दिन भी निकल गया। अंजलि धीरे से बुदबुदाई। आंसू बहने लगे। उसने तस्वीर को सहलाया। बस थोड़ा और, मैं ट्रांसप्लांट के लिए पैसे जमा कर लूंगी। उस रात विक्रम सिंह राठौड़ अपने ऑफिस में पुरानी फाइलें ढूंढ रहे थे। वह 25 साल पुरानी सिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट खोज रहे थे। उन्हें यकीन था कि उन्होंने उसे कहीं संभाल कर रखा है। 1 घंटे की खोज के बाद उन्हें वह दस्तावेज मिल गया। बांझपन की रिपोर्ट। उस पर विक्रम सिंह राठौड़ का नाम लिखा था। जारी करने की तारीख 25 साल पहले अप्रैल की थी। उन्होंने दस्तावेज खोला। जारी करने वाला अस्पताल सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर का नाम भी साफ साफ लिखा था। विक्रम ने अपना फोन निकाला। उन्होंने प्रकाश जोशी को एक मैसेज भेजा। कल सुबह सिटी हॉस्पिटल से 25 साल पुराने मेडिकल रिकॉर्ड की जांच हो सकती है या नहीं, पता करो। तुरंत जवाब आया। जी सर। विक्रम ने रिपोर्ट को देखा और अचानक उन्हें कुछ अजीब लगा। यह रिपोर्ट उन्हें अप्रैल में मिली थी, लेकिन उनकी पूर्व पत्नी मीरा ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मई में बताया था। समय का तालमेल नहीं बैठ रहा था। विक्रम की आंखें फैल गईं। अप्रैल में मिली रिपोर्ट, मई में प्रेगनेंसी की खबर। तो फिर उस 1 महीने के बीच में क्या हुआ था? 25 साल पहले अप्रैल का महीना। सिटी हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड शांत था। आम मरीजों को वहां आने की भी इजाजत नहीं थी। यह सिर्फ खास लोगों के लिए था। एक आदमी गलियारे में चल रहा था। संजय सिंह राठौड़, विक्रम का सौतेला भाई। वह उस समय कंपनी में वाइस चेयरमैन था। उसके हाथ में एक काले रंग का ब्रीफकेस था। उसने हॉस्पिटल डायरेक्टर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाइए। अंदर से एक नरम आवाज आई। संजय ने दरवाजा खोला। डायरेक्टर अपनी मेजल के लिए से उठकर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। आइए वाइस चेयरमैन साहब, आप व्यस्त होंगे। समय निकालने के लिए शुक्रिया। दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए। डायरेक्टर ने चाय डालते हुए कहा, आपने फोन पर जिस काम के लिए कहा था। संजय ने ब्रीफकेस खोला। उसने एक मोटा लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। डायरेक्टर की नजर उस पर गई। यह मेरे छोटे भाई विक्रम के लिए है। ओह, चेयरमैन साहब के छोटे भाई। हाँ, मैंने सुना है कि हाल ही में उसका मेडिकल चेकअप हुआ है। डायरेक्टर ने सिर हिलाया। जी, रूटीन चेकअप था। संजय ने लिफाफे को डायरेक्टर की ओर खिसकाया। मैं चाहता हूं कि आप उसकी रिपोर्ट में एक चीज और जोड़ दें। क्या जोड़ना है? बांझपन की रिपोर्ट। डायरेक्टर का हाथ रुक गया। चाय का कप उठाने वाला हाथ हवा में ही जम गया। उसने संजय की ओर देखा। मैं समझा नहीं। मुझे एक रिपोर्ट चाहिए जिसमें लिखा हो कि मेरा भाई कभी पिता नहीं बन सकता। संजय की आवाज ठंडी और दृढ़ थी। डायरेक्टर ने लिफाफे को देखा। उसकी मोटाई देखकर ही अंदाजा हो गया था कि उसमें कितने पैसे हैं। लेकिन वॉइस चेयरमैन साहब, यह तो 50 लाख हैं। डायरेक्टर का मुंह बंद हो गया। संजय ने आगे कहा, बस एक रिपोर्ट चाहिए,
बाकी जांच के रिकॉर्ड आप अपने हिसाब से बदल दीजिएगा। अगर आपके भाई को पता चल गया तो उसे नहीं पता चलेगा, जिंदगी भर नहीं। संजय ने लिफाफे को एक बार फिर आगे खिसकाया। डायरेक्टर का हाथ धीरे धीरे लिफाफे की ओर बढ़ा। कुछ पल झिझकने के बाद आखिरकार उसने उसे उठा लिया। यह कब तक चाहिए? कल तक। ठीक है। डायरेक्टर ने लिफाफे को दराज में रख दिया। संजय एक संतुष्ट भाव के साथ उठा। काम हो जाना चाहिए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ परफेक्ट होगा। संजय डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे में चलते हुए उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था। अगले दिन विक्रम को रिपोर्ट मिल गई। बांझपन, एजुस्पर्मिया, प्राकृतिक रूप से पिता बनना असंभव। विक्रम उस रिपोर्ट को लेकर सुन्न बैठा रहा। ऐसा नहीं हो सकता। उसने दोबारा जांच की मांग की, लेकिन अस्पताल ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड दोबारा जांच लिए हैं और नतीजा वही है। सब कुछ मनगढ़ंत था। विक्रम रिपोर्ट घर ले आया। उसने अपनी पत्नी मीरा को नहीं बताया। उसे शर्म आ रही थी। एक मर्द के तौर पर उसका आत्मसम्मान टूट रहा था। 1 महीना बीत गया। उनकी शादी का 3रा साल था। मई का महीना। एक शाम मीरा डिनर टेबल पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सुनिए, मुझे कुछ कहना है। विक्रम ने अखबार नीचे रखा। क्या बात है? मुझे लगता है मैं मां बनने वाली हूं। विक्रम का हाथ रुक गया। क्या? मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। 6 हफ्ते हो गए हैं। मीरा ने सोनोग्राफी की तस्वीर निकाली। विक्रम ने उसे नहीं लिया। उसका दिमाग अड़ सुन्न हो गया था। उसे 1 महीने पहले मिली रिपोर्ट याद आई। बांझपन, प्राकृतिक रूप से पिता बनना असंभव। यह नहीं हो सकता। विक्रम की आवाज कांप रही थी। मीरा ने घबराकर पूछा, आप क्या कह रहे हैं? यह हमारा बच्चा है। यह मेरा बच्चा नहीं है। विक्रम चिल्लाया। मीरा डरकर पीछे हट गई। सुनिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ है? विक्रम स्टडी रूम में गया और रिपोर्ट ले आया। उसने उसे मीरा के सामने फेंक दिया। यह देखो, मैं पिता नहीं बन सकता। मीरा ने रिपोर्ट उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। यह क्या है? चलिए दोबारा जांच करवाते हैं। डॉक्टर से कोई गलती हुई होगी। मैंने 2 बार जांच करवाई है, नतीजा वही है। विक्रम की आवाज ठंडी थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनिए, यह हमारा ही बच्चा है। सच कह रही हूं, झूठ मत बोलो। विक्रम ने मेज पर हाथ मारा। प्लेटें जमीन पर गिरकर टूट गईं। मीरा डरकर पीछे हट गई। किसका बच्चा है यह? किसी का नहीं, सिर्फ आपका है। मीरा रोते हुए चिल्लाई। लेकिन विक्रम ने यकीन नहीं किया। अगले दिन उसका भाई संजय आया। विक्रम ने उसे सब कुछ बता दिया। बांझपन की रिपोर्ट, पत्नी की प्रेगनेंसी, सब कुछ। संजय ने गंभीर चेहरे से सब सुना। शांत हो जाओ, मैं पता करता हूं। भाई, अब मैं क्या करूं? विक्रम की आवाज में निराशा थी। संजय ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। पहले हमें सबूत चाहिए, पक्के सबूत। 2 दिन बाद संजय फिर आया। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थीं। यह देखो। विक्रम ने तस्वीरें लीं। मीरा किसी आदमी के साथ एक कैफे में बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह क्या है? यह आदमी कौन है? 1 हफ्ते में 3 बार मिली है उससे। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। अगली तस्वीर में दोनों साथ साथ चल रहे थे। उस आदमी का हाथ मीरा के कंधे पर था। यह आदमी कौन है? कॉलेज का दोस्त बताया जाता है। हाल ही में फिर से संपर्क हुआ है। संजय की आवाज शांत थी, लेकिन सच तो यह था कि ये सारी तस्वीरें फर्जी थीं। मीरा बस एक बार अपने कॉलेज की रीयूनियन में गई थी। संजय ने एक एक्सपर्ट को पैसे देकर तस्वीरों से छेड़छाड़ करवाई थी। विक्रम ने तस्वीरों को मरोड़ दिया। इस औरत की इतनी हिम्मत। उस रात विक्रम मीरा के सामने बैठा। उसने तस्वीरें फेंक दी। यह क्या है? मीरा ने तस्वीरें देखीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह तो रीयूनियन की तस्वीरें हैं। यहां बाकी सब लोग मेरे कॉलेज के दोस्त थे। झूठ मत बोलो, मैं सच कह रही हूं। मैं उस दिन रीयूनियन में गई थी, और भी लोग थे। मीरा ने दूसरी तस्वीरें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन संजय ने जो तस्वीरें दी थीं, उनमें से बाकी सभी लोगों को काट दिया गया था। चलो दोबारा जांच करवाते हैं, प्लीज। डॉक्टर से कोई गलती हुई होगी। मीरा रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। विक्रम ने सिर हिलाया। हम तलाक ले रहे हैं। क्या तलाक? अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फर्श पर गिर पड़ी। सुनिए प्लीज, एक बार मेरा यकीन कीजिए, बस एक बार। निकल जाओ, विक्रम चिल्लाया। मीरा ने कांपते हाथों से उसकी पैंट पकड़ ली। आप एक दिन पछताएंगे। यह सच में आपका ही बच्चा है। मेरा कोई बच्चा नहीं है और न ही कभी होगा।
विक्रम ने मीरा का हाथ झटक दिया। वह अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मीरा पूरी रात दरवाजे के बाहर रोती रही, लेकिन सुबह होते ही उसने अपना सामान बांध लिया। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायके से उसका रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका था। विक्रम ने तलाक के कागजात आगे बढ़ाए। मीरा ने उन्हें लिया, कांपते हाथों से दस्तखत किए। यह बच्चा बिल्कुल आपके जैसा होगा। ये मीरा के आखिरी शब्द थे। वह घर से निकल गई, पेट में पल रहे बच्चे के साथ अकेली। विक्रम ने खिड़की से उसे जाते हुए देखा। सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ, लेकिन उसने मुंह फेर लिया। मेरी कोई औलाद नहीं है, उसने यह बात दोहराई। और उस दिन से 25 साल तक वह यही बात दोहराता रहा। वर्तमान में विक्रम ने 25 साल पुरानी रिपोर्ट को फिर से खोला। उसने फोन उठाया। उसने प्रकाश जोशी को फोन किया। प्रकाश, कल सुबह सिटी हॉस्पिटल चलना है। जी सर, 25 साल पुराने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच करनी है। सर, क्या कुछ हुआ है? मुझे भाई से मिलना है। विक्रम की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। फोन रखकर वह खिड़की से बाहर देखने लगा। मुंबई शहर की बत्तियां चमक रही थीं। उसे 25 साल पहले का वह दिन याद आया, जब उसका भाई इतनी जल्दी तस्वीरें ले आया था। यह बहुत तेज था। 2 दिन में सबूत ढूंढ लाना अजीब था, लेकिन उस वक्त उसे समझ नहीं आया। वह दिन की सबूत खिड़की से कारकती और वह काम पर पड़ती था। गुस्से में अंधा हो गया था। विक्रम की मुट्ठी मेज पर पड़ी। अगर यह सब झूठ निकला तो? अगली सुबह विक्रम रोज से जल्दी ऑफिस पहुंचा। अभी सूरज पूरी तरह से नहीं निकला था। पार्किंग लॉट खाली था। विक्रम ने लिफ्ट नहीं ली। वह सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। तीसरी, चौथी, 5वीं मंजिल। हर मंजिल पर वह गलियारे को देख रहा था। यह सुबह की सफाई टीम के काम करने का समय था। वह 6ठी मंजिल पर रुका। गलियारे के अंत में कोई सफाई की ट्रॉली धकेल रहा था। वह अंजलि थी। विक्रम एक खंभे के पीछे छिप गया। अंजलि कांच की खिड़कियां साफ कर रही थी। वह स्प्रे करती और कपड़े से रगड़ती, यही दोहरा रही थी। कुछ देर बाद अंजलि रुकी। उसने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून खुरचा। वह कुछ सोच रही थी। विक्रम की आंखें फैल गईं। यह आदत बिल्कुल मीरा जैसी थी। जब भी मीरा तनाव में होती या कुछ सोचती तो वह भी अपने नाखूनों से खेलती थी। अंजलि ने फिर से सफाई शुरू कर दी। अंजलि ट्रॉली धकेलते हुए गलियारे में आगे बढ़ी। वह विक्रम की ओर आ रही थी। वह और अंदर छिप गया। अंजलि गुजर गई। उसके गले से चांदी का लॉकेट हल्का सा दिखा। सुबह की रोशनी में वह चमक रहा था। विक्रम तब तक नहीं हिला जब तक अंजलि पूरी तरह से चली नहीं गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे। जब वह अपने ऑफिस पहुंचा तो प्रकाश जोशी इंतजार कर रहे थे। सर, आप जल्दी आ गए, कोई रिपोर्ट है? विक्रम ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। प्रकाश जोशी ने एक लिफाफा निकाला। सर, मैंने बैंक के ट्रांजैक्शन की जांच की है। बताओ। 25 साल पहले 10 अप्रैल को वाइस चेयरमैन साहब के खाते से 50 लाख रुपए निकाले गए थे। विक्रम का हाथ रुक गया। उसी दिन सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के निजी खाते में 50 लाख रुपए जमा हुए। प्रकाश जोशी ने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी आगे बढ़ाई। विक्रम ने उसे लिया। तारीख देखी, 10 अप्रैल। उसे रिपोर्ट मिलने से एक दिन पहले डायरेक्टर 5 साल पहले कनाडा जाकर बस गया है। फिलहाल उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसका पता टोरंटो के पास का है, लेकिन सही लोकेशन का पता लगा रहे हैं। विक्रम ने कागजात मेज पर रख दिए। वह अपनी मुट्ठियां भींच और खोल रहा था। भाई ने सच में वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। प्रकाश जोशी ने सावधानी से पूछा, सर, अब आगे क्या करना है? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। पहले और पक्का करना होगा। क्या मतलब? सर, भाई पर हाथ डालने से पहले मुझे ठोस सबूत चाहिए। उसने खिड़की से बाहर देखा। अभी सही समय नहीं है। दोपहर हो गई। विक्रम एक मीटिंग में था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से अंजलि के ख्यालों में खोया हुआ था। चेयरमैन साहब, किसी ने पुकारा, लेकिन उसने नहीं सुना। चेयरमैन साहब, प्रकाश जोशी ने जोर से पुकारा। विक्रम होश में आया। हाँ, माफ करना, क्या बात हो रही थी? सर, हम चौथी तिमाही की रिपोर्ट दे रहे थे। ठीक है, जारी रखो। मीटिंग के बाद विक्रम ऑफिस में अकेला रह गया। उसने मेज की दराज खोली, मीरा की तस्वीर निकाली। गले में पहना चांदी का लॉकेट साफ दिख रहा था। मीरा। वह तस्वीर से बुदबुदाया, क्या मैं गलत था? तभी दरवाजा खुला।
विक्रम ने जल्दी से तस्वीर दराज में डाल दी। अंजलि सफाई की ट्रॉली लेकर अंदर आ रही थी। माफ कीजिए सर, यह सफाई का समय है। हाँ, कोई बात नहीं। विक्रम खिड़की की ओर चला गया। वह पीठ करके खड़ा हो गया, लेकिन कांच में दिख रहे अंजलि के प्रतिबिंब को देख रहा था। अंजलि ने कूड़ेदान खाली किया और फर्श पोंछा। वह चुपचाप काम कर रही थी, जैसे आवाज कम से कम करना चाहती हो। विक्रम सांस सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। उसका सीना भारी हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अंजलि सफाई खत्म करके जाने ही वाली थी कि विक्रम लड़खड़ाया। सर! अंजलि तेजी से दौड़कर आई। उसने विक्रम को सहारा दिया। आप ठीक तो हैं? अंजलि ने पानी का गिलास लाकर दिया। कांपते हाथों से पानी डालकर उसे दिया। विक्रम ने पानी लिया। अंजलि का हाथ उसके हाथ से छू गया। गर्म था। धन्यवाद, विक्रम धीरे से बोला। अंजलि हैरान थी। नहीं सर, यह तो मेरा फर्ज था। वह पीछे हटने लगी। रुको, विक्रम ने पुकारा। अंजलि रुक गई। वह हार। विक्रम की नजर अंजलि के गले पर गई। तुमने कहा था कि यह तुम्हारी मां ने दिया है। जी सर। तुम्हारी मां का नाम मीरा शर्मा है? विक्रम के हाथ से गिलास लगभग गिर ही गया था। उसने मुश्किल से पकड़ा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। अंजलि सलाम करके चली गई। दरवाजा बंद होते ही विक्रम कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर से जान निकल गई थी। हाथ लगातार कांप रहे थे। मीरा, सच में मीरा। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। वह काफी देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसे होश तब आया जब प्रकाश जोशी दोबारा अंदर आए। सर, आप ठीक तो हैं? प्रकाश, विक्रम ने सिर उठाया। डीएनए टेस्ट की तैयारी करो। क्या? अंजलि शर्मा और मेरा डीएनए टेस्ट। प्रकाश जोशी की आंखें फैल गईं। सर, तो क्या? चुपचाप करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। प्रकाश जोशी जाने लगा तो विक्रम ने फिर पुकारा। और प्रकाश, जी सर। भाई को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, आप चिंता न करें सर। दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने फिर से दराज खोली। मीरा की तस्वीर निकाली। आज देखी गई अंजलि का चेहरा उस पर छा गया था। नाखून चबाने की आदत, हार, मां का नाम, सब कुछ मिल रहा था। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। प्लीज ऐसा ना हो। लेकिन दिल के किसी कोने में वह जान चुका था। अंजलि उसकी बेटी है, 25 साल से, जिसे उसने छोड़ दिया था। उसका अपना खून। उस रात भी विक्रम घर नहीं गया। वह ऑफिस के सोफे पर सो गया। नींद नहीं आई। मीरा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। आप एक दिन पछताएंगे। घर छोड़ते समय मीरा के आखिरी शब्द कानों में गूंज रहे थे। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो रही थी। उसने मुट्ठी भींची। डीएनए टेस्ट के नतीजे आते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल दिए 3 दिन हो गए थे। विक्रम नतीजों का इंतजार करते हुए कंपनी के काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से अंजलि के ख्यालों में डूबा हुआ था। प्रकाश जोशी ने गुप्त रूप से टेस्ट करवाया था। उसने अंजलि के बालों का सैंपल हासिल कर लिया था। सफाई के दौरान गिरे हुए बाल, विक्रम का सैंपल लार से लिया गया था। नतीजे 1 हफ्ते बाद आने थे, लेकिन चौथे दिन एक अजीब घटना घटी। सुबह सुबह प्रकाश जोशी तेजी से चेयरमैन के ऑफिस में भागे भागे आए। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? प्रकाश जोशी ने टैबलेट आगे बढ़ाया। न्यूज पोर्टल की ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर चेयरमैन विक्रम राठौड़ की छिपी हुई बेटी शीर्षक था। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। यह क्या है? 10 मिनट पहले खबर आई है। सर, अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है। विक्रम ने खबर पर क्लिक किया। एक्सक्लूसिव, चेयरमैन विक्रम राठौड़ की 25 साल पहले छिपाई गई बेटी का सच। खबर चौंकाने वाली थी। इसमें लिखा था कि चेयरमैन राठौड़ की 25 साल पहले एक महिला से एक बेटी हुई थी। वह बेटी अब उनकी ही कंपनी में सफाईकर्मी का काम कर रही है। यह भी विस्तार से लिखा था। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि डीएनए टेस्ट चल रहा है। यह जानकारी भी उसमें शामिल थी। यह खबर किसने लीक की? विक्रम की आवाज कांप रही थी। लैब वाले कह रहे हैं कि उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है। तो फिर किसने? विक्रम के दिमाग में एक ही व्यक्ति का नाम आया। भाई संजय। प्रकाश, वाइस चेयरमैन की गतिविधियों पर नजर रखो। मैंने पहले ही जांच कर ली है। सर, कल शाम उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक के साथ डिनर किया था। विक्रम ने मुट्ठी भींची। यह भाई का ही काम था। उसने किसी तरह डीएनए टेस्ट के बारे में पता लगा लिया था। और भी है, आठा IEMP का SSE। सर,
प्रकाश जोशी ने एक और खबर दिखाई। इस बार साथ में एक तस्वीर भी थी। यह वर्षगांठ वाले दिन की तस्वीर थी जिसमें विक्रम ने अंजलि की कलाई पकड़ी हुई थी। कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। वाह, चेयरमैन और एक सफाई कर्मी, एक अमीर घराने का छिपा हुआ स्कैंडल। विक्रम ने टैबलेट मेज पर रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। शेयर बाजार खुलते ही 10 मिनट में हमारी कंपनी के शेयर 5% गिर गए हैं। प्रकाश जोशी की आवाज भी कांप रही थी। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ बिखर रहा था। 30 मिनट बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। मीटिंग रूम में 15 डायरेक्टर इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर तनाव था। विक्रम के अंदर आते ही एक भारी चुप्पी छा गई। चेयरमैन साहब, क्या यह सच है? फाइनेंस डायरेक्टर ने पहले सवाल किया। जांच चल रही है, जांच चल रही है। मीडिया में तो सब कुछ आ चुका है। जब तक सच सामने नहीं आता मैं कुछ नहीं कह सकता। विक्रम की आवाज ठंडी और शांत थी। शेयर लगातार गिर रहे हैं। निवेशक घबराए हुए हैं। सेल्स डायरेक्टर ने कहा, यह कंपनी की साख पर एक बड़ा धब्बा है। डायरेक्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। मार्केटिंग डायरेक्टर ने धीरे से कहा, चेयरमैन साहब, शायद आपको कुछ समय के लिए पद से हट जाना चाहिए। क्या तुम मुझे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हो? यह अस्थायी होगा सर, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। विक्रम ने सभी डायरेक्टर्स को देखा। सबने नजरें झुका ली थीं। हम वोटिंग करेंगे, फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा। चेयरमैन के अस्थायी निलंबन के पक्ष में जो हैं, कृपया हाथ उठाएं। 15 में से 12 लोगों ने हाथ उठाए। विक्रम ने धीरे धीरे सभी को देखा। मैं इसे अस्वीकार करता हूं चेयरमैन साहब। जब तक सच सामने नहीं आता मैं यहीं रहूंगा। लेकिन शेयर, जब सच सामने आएगा तो शेयर भी वापस ऊपर आ जाएंगे। मुझे बस 1 हफ्ते का समय दीजिए। डायरेक्टर्स आपस में कानाफूसी करने लगे। हम 1 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। तब तक मैं आपके सामने ठोस सबूत पेश करूंगा। विक्रम मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे डायरेक्टर उसे जाते हुए देखते रहे। उसी समय कंपनी की पहली मंजिल पर अंजलि को एचआर डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। अंजलि शर्मा, आप ही हैं ना? एचआर मैनेजर ने ठंडे स्वर में पूछा। जी, आपने कंपनी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। मैंने क्या किया है? यह आपका टर्मिनेशन लेटर है। आज आपका आखिरी दिन है। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों? मैंने क्या गलती की है? आपने इंटरनेट पर खबरें नहीं देखी? एचआर मैनेजर ने कंप्यूटर स्क्रीन घुमाई। अंजलि की बड़ी सी तस्वीर दिख रही थी, चेयरमैन की छिपी हुई बेटी शीर्षक के साथ। यह क्या है? अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। अगर आप नहीं भी जानती थीं तो भी नतीजा यही है। कृपया कंपनी छोड़कर चली जाएं। लेकिन यह अन्याय है। मेरा कोई सिक्योरिटी आपको बाहर तक छोड़ देगी। एचआर मैनेजर ने फोन उठाया। अंजलि रेस्ट रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। उसे अपने सहकर्मियों की कानाफूसी सुनाई दे रही थी। क्या यह सच में चेयरमैन की बेटी है? एक सफाई कर्मी, एक अमीर बाप की बेटी? तो फिर वह यहां काम क्यों कर रही थी? अंजलि ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना लॉकर खोला और अपना सामान निकाला। एक जोड़ी कपड़े, एक कप, एक डायरी, बस इतना ही था। एक सिक्योरिटी गार्ड पास आया। चलिए, अंजलि सिर झुकाए उसके पीछे चल दी। लॉबी से गुजरते हुए उसे कर्मचारियों की निगाहें महसूस हो रही थीं। सब उसे ही देख रहे थे। जब वह कंपनी से बाहर निकली तो उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह पास की एक बेंच पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। फोन बजा। अस्पताल से एक मैसेज था। डायलिसिस का 3 महीने का बिल बकाया है। इस गुरुवार आपकी अपॉइंटमेंट रद्द की जा रही है। भुगतान होने तक इलाज बंद रहेगा। अंजलि के हाथ से फोन लगभग गिरवाद है ही गया था। अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या उसका शरीर साथ देगा? आंसू बहने लगे। घर लौटते समय अंजलि सुन्न होकर चलती रही। वह ट्रेन में चढ़ी, लेकिन कहां उतरना है यह भी भूल गई। काफी आगे निकलने के बाद उसे होश आया। जब वह अपने कमरे पर पहुंची तो दरवाजे पर एक नोट चिपका था। 2 महीने का किराया बकाया है। इस शुक्रवार तक भुगतान न करने पर कमरा खाली करवा लिया जाएगा। अंजलि ने नोट फाड़ा, उसे मोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। कमरे का दरवाजा खोला। खाली कमरा और भी उदास लग रहा था। अंजलि सोफे पर बैठकर छत को देखने लगी। नौकरी चली गई। डायलिसिस भी बंद हो जाएगा। घर भी जल्द ही छोड़ना पड़ेगा। मां, अंजलि धीरे से बुदबुदाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने फोन के वॉलपेपर पर मां की तस्वीर देखी। वह मुस्कुरा रही थी। अब मैं क्या करूं? आंसू नहीं रुक रहे थे। अंजलि ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। वैसे भी घर छोड़ना ही था। पहले से तैयारी करना बेहतर था। उसने कपड़े तह किए, किताबें बक्से में रखीं। ऐसे ही रात गहरी होती गई।
उसी समय विक्रम अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। मेज पर एक काला लिफाफा रखा था। यह डीएनए टेस्ट का नतीजा था। 1 घंटे पहले लैब से जिंजी डिलीवरी आई थी। विक्रम ने लिफाफा उठाया, हाथ कांप रहे थे। उसने उसे फाड़ने की कोशिश की, फिर रुक गया। उसने लिफाफे को वापस रख दिया। वह उसे खोल नहीं पा रहा था। अगर वह सच में उसकी बेटी निकली तो क्या होगा? 25 साल से छोड़ी हुई बेटी को वह क्या कहेगा? और अगर वह उसकी बेटी नहीं निकली तो? वह भी भयानक था। इसका मतलब होता कि मीरा ने सच में उसे धोखा दिया था। विक्रम ने लिफाफे को दराज में रखा, उसे लॉक कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। रात के आसमान में कोई तारा नहीं था। अगली सुबह प्रकाश जोशी अंदर आए। सर, आपने नतीजे देख लिए? नहीं। क्यों? सर, डर लग रहा है। विक्रम के इस ईमानदार जवाब पर प्रकाश जोशी ने कुछ नहीं कहा। प्रकाश, तुम खोलो। मैं? सर, हाँ, और मुझे बताओ। प्रकाश जोशी ने दराज खोली, लिफाफा निकाला और सावधानी से उसे फाड़ा। उसने दस्तावेज खोला। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने सिर उठाया। सर, बोलो। प्रकाश जोशी की आवाज कांप रही थी। 99, 9% मैच है। विक्रम के हाथ से पेन गिर गया। वह मेज पर लुढ़क कर जमीन पर जा गिरा। क्या? अंजलि शर्मा आपकी सगी बेटी हैं? विक्रम कुर्सी से उठा। वह लड़खड़ाया। प्रकाश जोशी ने तेजी से उसे सहारा दिया। सर, विक्रम ने प्रकाश का हाथ झटक दिया। वह खिड़की की ओर चला गया। नीचे मुंबई शहर दिख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरी बेटी थी, सच में मेरी बेटी थी। 25 साल। उसने 25 साल तक अपनी बेटी को छोड़ दिया था। मीरा पर शक किया, उसे घर से निकाल दिया और उसे अकेले बच्चा पालने पर मजबूर कर दिया। और आज वह बच्ची डायलिसिस करवाते हुए सफाई का काम कर रही थी। विक्रम जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रकाश जोशी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। अकेला विक्रम देर तक रोता रहा, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि इस सच का सामना करने के बाद वह क्या फैसला लेने वाला है। डीएनए के नतीजे पक्के होने के उसी दिन दोपहर में प्रकाश जोशी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में थे। बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल के पैसे का लेन देन, सारे सबूत उनके पास थे। उन्होंने एक अधिकारी के सामने कागजात फैलाए। यह 25 साल पुराना जाली दस्तावेज का मामला है। अधिकारी ने फाइल देखी। यह एक मोटी फाइल थी। तारीख के हिसाब से लेन देन का ब्यौरा था। वाइस चेयरमैन संजय सिंह राठौड़ ने हॉस्पिटल डायरेक्टर को 50 लाख रुपए दिए और अपने भाई की बांझपन की जाली रिपोर्ट बनवाई। क्या सबूत पक्के हैं? बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं, तारीखें भी बिल्कुल मेल खाती हैं। प्रकाश जोशी ने हाइलाइटर से चिन्हित हिस्से की ओर इशारा किया। 10 अप्रैल 50 लाख निकाले गए। उसी दिन डायरेक्टर के खाते में 50 लाख जमा हुए। 2 दिन बाद रिपोर्ट जारी की गई। अधिकारी ने सिर हिलाया। हम तुरंत गिरफ्तारी का वारंट जारी करेंगे, धन्यवाद। प्रकाश जोशी ऑफिस से बाहर निकले। उन्होंने विक्रम को फोन किया। सर, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। कब तक? आज शाम तक मिल जाएगा। विक्रम कुछ देर चुप रहा। ठीक है। फोन कट गया। उस शाम 7 बजे संजय सिंह राठौड़ को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह डिनर कर रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला तो 5 पुलिस अधिकारी अंदर आ गए। संजय सिंह राठौड़, आपको जाली दस्तावेज बनाने और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। संजय के हाथ से चम्मच गिर गया। वह फर्श पर गिरकर खनका। क्या कह रहे हो? एक अधिकारी ने वारंट दिखाया। संजय ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर नहीं दिख रहे थे। हाथ कांप रहे थे। चलिए हमारे साथ। उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई। ठंडे लोहे ने उसकी त्वचा को चुभोया। संजय ने सिर झुका लिया। 1 मिनट, कम से कम कपड़े तो बदल, अभी चलना होगा। संजय ने अपने नौकर को देखा। वकील को फोन करो। जी मालिक। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, कैमरों की फ्लैश चमक उठी। पत्रकार वहां जमा थे। वाइस चेयरमैन साहब, क्या यह सच है कि आपने रिपोर्ट में हेरफेर किया? आपने अपने भाई को धोखा क्यों दिया? संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाए गाड़ी में बैठ गया। खिड़की से उसका घर दूर होता जा रहा था। 70 साल की जिंदगी एक पल में बिखर गई थी। उसी समय विक्रम अपने ऑफिस में था। प्रकाश जोशी का फोन आया। सर, वाइस चेयरमैन साहब गिरफ्तार हो गए हैं। विक्रम खिड़की से बाहर देखता रहा। फोन रखकर विक्रम कुर्सी पर बैठ गया। उसके मन में कई भावनाएं थीं। वह उसका भाई था, लेकिन ऐसा इंसान जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। मेज पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट रखी थी। 99, 9% मैच।
यह संख्या विक्रम के सीने पर बोझ बन गई थी। अंजलि इस वक्त कहां होगी? विक्रम बुदबुदाया। उसने घड़ी देखी। शाम के 7:30 बज रहे थे। यह डायलिसिस का समय था। विक्रम ने अपनी जैकेट पहनी। प्रकाश, सिटी हॉस्पिटल चलो। अभी? सर। हां, अभी। दोनों कार में बैठ गए। अस्पताल तक के 30 मिनट के रास्ते में विक्रम ने एक शब्द नहीं कहा। वह बस खिड़की से बाहर देखता रहा। सड़क की बत्तियां गुजर रही थीं। लोग हंसते हुए चल रहे थे। एक सामान्य जीवन। लेकिन विक्रम की दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो गई थी। अस्पताल पहुंच गए। बेसमेंट में डायलिसिस सेंटर के सामने विक्रम रुक गया। कांच की खिड़की से अंदर दिख रहा था। अंजलि वहां थी, बिस्तर पर लेटी डायलिसिस करवा रही थी। उसके बाएं हाथ में एक मोटी सुई लगी थी। लाल खून एक पारदर्शी नली से मशीन में जा रहा था और वापस आ रहा था। विक्रम के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह दरवाजे पर देर तक खड़ा रहा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रकाश जोशी ने धीरे से पूछा, सर, क्या आप अंदर जाएंगे? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। कीटाणुनाशक की गंध नाक में चुभी। मशीनों की नियमित आवाज आ रही थी। मरीजों की सांसें, नर्सों के कदमों की आहट, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। एक नर्स पास आई। आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं एक मरीज से मिलने आया हूं। किससे? अंजलि शर्मा। नर्स ने अंदर की ओर इशारा किया। उस तरफ आखिरी बिस्तर। विक्रम धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम भारी था। अंजलि करीब आ रही थी। दूसरे मरीज विक्रम को देख रहे थे। उन्होंने उसे टीवी पर देखा था, लेकिन किसी ने बात नहीं की। अंजलि ने आंखें बंद कर रखी थीं। थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ पीले पड़े हुए थे। विक्रम बिस्तर के पास खड़ा हो गया। वह अंजलि का चेहरा देखने लगा, बिल्कुल मीरा जैसी। अंजलि ने आंखें खोली। विक्रम को देखकर वह चौंक गई। चेयरमैन साहब। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ कांप रहे थे। आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अंजलि का हाथ देखा, जहां सुई लगी थी। खून नली में बह रहा था। यह दृश्य विक्रम के दिल में चुभ गया। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। वह मुट्ठियां भींच और खोल रहा था। आप ठीक तो हैं? अंजलि ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं। बात अधूरी रह गई। अंजलि चुपचाप उसे देखती रही। विक्रम ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझा और सुलझा रहा था। चुप्पी छाई रही। बस मशीन के चलने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन। अंजलि ने मुंह फेर लिया। उस दिन तुम्हारी मां को। आवाज भर्रा गई। वह आगे कुछ नहीं बोल सका। फिर से चुप्पी छा गई। मरीजों की सांसें, नर्सों के कदम, गलियारे से गुजरते लोगों की आवाजें, सब कुछ दूर लग रहा था। विक्रम के कंधे कांप रहे थे। उसने सिर झुका लिया। आंसू फर्श पर टपक रहे थे। एक बूंद, 2 बूंद। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसे देखती रही। काफी समय बीत गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। अंजलि ने अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे उठाया। डायलिसिस की वजह से बायां हाथ हिल नहीं सकता था। उसने दाहिने हाथ से अपने गले में पहने चांदी के लॉकेट को छुआ। उसे धीरे धीरे उतारा। कांपते हाथों से उसे विक्रम के हाथ पर रख दिया। विक्रम ने सिर उठाया। उसने लॉकेट को देखा। VM 12 मई। उसकी अपनी नक्काशी। यह। अंजलि धीरे से बोली, मां ने दिया था। आखिरी सांस तक इसे अपने हाथ में पकड़े रहीं। विक्रम के हाथ ने लॉकेट को भींच लिया। ठंडी धातु उसकी हथेली को छू रही थी। मां ने आखिरी दम तक इस लॉकेट को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। विक्रम लॉकेट को देखते हुए रो रहा था। मीरा ने आखिरी पल तक इसे संभाले रखा। वह उससे नफरत करती होगी, उसे कोसती होगी। मुझे माफ कर दो, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। सच में मुझे माफ कर दो। अंजलि छत को देखने लगी। आंसू बह रहे थे, लेकिन वह जोर से नहीं रोई। विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे तब पता नहीं था, सच में नहीं पता था। विक्रम की आवाज फट रही थी कि भाई ने सब कुछ रचा था, कि तुम्हारी मां बेकसूर थी, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अंजलि अब भी कुछ नहीं बोली। विक्रम कहता रहा, 25 साल तक मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम इस दुनिया में हो, कि तुम्हारी मां एक चौल में मर गईं, कि तुम अकेले डायलिसिस करवाते हुए जी रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं एक पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। अंजलि ने मुंह फेरा। उसने विक्रम को देखा। DNA टेस्ट के नतीजे आ गए? विक्रम ने सिर हिलाया। 99 9% मैच।
अंजलि ने एक लंबी सांस ली। अच्छा, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। विक्रम को यह और भी चुभ रहा था। काश वह उस पर चिल्लाती, उसे कोसती, लेकिन अंजलि बहुत शांत थी। मैं माफ कर दो के अलावा और कुछ नहीं कह सकता, विक्रम ने कहा। समय को वापस नहीं लाया जा सकता। मैं 25 साल वापस नहीं ला सकता। अंजलि ने लॉकेट को फिर देखा जो विक्रम के हाथ में था। आप रख लीजिए। क्या? यह असल में मां का ही था। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, यह तुम्हारा है। तुम्हारी मां ने तुम्हें दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। विक्रम को भी नहीं पता था इस स्थिति में क्या करना चाहिए। 25 साल के इस फासले को कैसे भरना चाहिए। दोनों लंबी चुप्पी में बैठे रहे। बस डायलिसिस की मशीन नियमित रूप से चल रही थी। विक्रम ने लॉकेट को भींच रखा था। ठंडी धातु उसकी हथेली को छू रही थी। वह चीज जिसे मीरा ने आखिरी दम तक पकड़े रखा था, जिसे उसने 25 साल तक संभाला था। देर हो गई है, लेकिन विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अगर अब भी मैं कुछ कर सकूं तो। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। शाम का आसमान गहरा हो रहा था। विक्रम चुपचाप उसके पास बैठा रहा, बिना कुछ कहे, बस साथ। डायलिसिस खत्म होने तक विक्रम वहीं रहा। 3 घंटे तक वह अंजलि के पास बैठा रहा। नर्स ने सुई निकाली, अंजलि के हाथ पर पट्टी लगाई। ध्यान से जाइएगा। जी। अंजलि धीरे धीरे उठी। विक्रम भी उठा। मैं घर तक छोड़ देता हूं। अंजलि कुछ पल झिझकी, फिर सिर हिला दिया। दोनों अस्पताल से बाहर निकले। पार्किंग तक जाते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। कार में बैठ गए। गाड़ी चुपचाप चल पड़ी। रेडियो भी बंद था, बस खामोशी थी। अंजलि के कमरे के सामने गाड़ी रुकी। अंदर जाओ। जी। अंजलि कार से उतरी। कुछ कदम चलकर वह मुड़ी। चेयरमैन साहब, हम। धन्यवाद। विक्रम ने सिर हिलाया। अंजलि इमारत के अंदर चली गई। विक्रम उसे आखिरी तक देखता रहा। कमरे की बत्ती जली। विक्रम देर तक उस रोशनी को देखता रहा। 25 साल तक अकेले रहने वाली बेटी, मां को खोकर अकेले संघर्ष करने वाली बेटी। विक्रम ने लॉकेट निकालकर देखा। वह लॉकेट जिसे मीरा ने आखिरी दम तक पकड़े रखा था। उसमें कैद 25 साल का इंतजार अब जाकर विक्रम के दिल को तोड़ रहा था। 1 महीना बीत गया। जांच तेजी से हुई। बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल डायरेक्टर का बयान, सारे सबूत साफ थे। संजय सिंह राठौड़ को जेल में रखकर मुकदमे का इंतजार किया जा रहा था। वह हर दिन एक ही समय पर उठता, एक ही खाना खाता। तंग कोठरी में वह बस छत को देखता रहता। 70 साल की जिंदगी में यह पहली बार था। उससे मिलने कोई नहीं आता था, न परिवार न दोस्त, कोई नहीं। मुकदमे की तारीख तय हो गई। मुंबई सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट। सुनवाई से 2 हफ्ते पहले से ही मीडिया में हलचल थी। उस सुबह कोर्ट रूम पत्रकारों और आम लोगों से खचाखच भरा था। एक अमीर घराने के भाइयों का झगड़ा। 25 साल बाद सामने आया सच। यह एक ऐसा मामला था जिसमें सबकी दिलचस्पी थी। विक्रम भी दर्शकों में बैठा था। उसने काले रंग का सूट पहना था। चेहरा भावहीन था। प्रकाश जोशी उसके पास बैठे थे। सर, आप ठीक तो हैं? पता नहीं। विक्रम की आवाज धीमी थी। कोर्टरूम का दरवाजा खुला। हथकड़ी पहने संजय सिंह राठौड़ अंदर आया। 70 साल के बूढ़े का रूप दयनीय था। 1 महीने में वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। बाल सफेद हो गए थे। चाल भी धीमी थी। संजय ने दर्शकों को देखा। उसकी नजर विक्रम से मिली। संजय ने सिर झुका लिया। विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जज अपनी कुर्सी पर बैठे। कार्यवाही शुरू की जाती है। सरकारी वकील उठी। वह 40-45 साल की एक महिला थी। उसने फाइल खोलकर साफ आवाज में आरोप पत्र पढ़ा। आरोपी ने 25 साल पहले सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर को 50 लाख रुपए देकर अपने सगे भाई विक्रम सिंह राठौड़ की बांझपन की जाली रिपोर्ट बनवाने के लिए उकसाया। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। इस वजह से पीड़िता मीरा शर्मा को अन्यायपूर्ण तरीके से तलाक दिया गया और उनकी बेटी अंजलि शर्मा के साथ उन्होंने अत्यधिक गरीबी का सामना किया। वकील की आवाज कोर्टरूम में गूंजी। आरोपी ने उत्तराधिकार की दौड़ में आगे रहने के लिए अपने सगे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। 25 साल तक उसने सच को छुपाया और उसमें पश्चाताप का कोई भाव नहीं है। वकील ने सबूत पेश किए। बैंक के ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर का बयान, डीएनए रिपोर्ट, सब कुछ कायदे से रखा गया था। संजय सिर नहीं उठा सका। बचाव पक्ष को कुछ कहना है? जज ने पूछा। वकील उठा। वह 60 साल का एक अनुभवी वकील था।
मेरे मुवक्किल को अपनी गलती का गहरा अफसोस है। उनकी ज्यादा उम्र को ध्यान में रखा जाए। क्या ज्यादा उम्र किसी अपराध को सही ठहरा सकती है? सरकारी वकील ने तुरंत विरोध किया। उसने 25 साल एक झूठ पर जिया है। पीड़िता की एक चौल में मृत्यु हो गई और उसकी बेटी आज भी डायलिसिस पर है। दर्शकों में हलचल मच गई। जज ने हथौड़ा पीटा। शांत रहिए। कोर्टरूम में फिर से शांति छा गई। आरोपी, आखिरी बार कुछ कहना है? जज ने संजय को देखा। संजय धीरे धीरे उठा। उसके हाथ कांप रहे थे। हथकड़ी की खनक शांत कोर्टरूम में गूंजी। मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मेरे भाई से और मीरा जी और अंजलि जी से मैं माफी मांगता हूं। दर्शकों में बैठा विक्रम भावहीन था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं कंपनी को बचाना चाहता था, अपने पिता से मान्यता चाहता था। संजय की आवाज कांप रही थी। लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने सबसे कीमती चीज खो दी, मेरे भाई का विश्वास, परिवार का मतलब, सब कुछ। उसने दर्शकों की ओर सिर झुकाया। मैं जानता हूं कि मेरे अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बाकी की जिंदगी पश्चाताप में गुजारूंगा। जज ने सिर हिलाया। उन्होंने कागजात देखे। कुछ देर पढ़ने के बाद उन्होंने हथौड़ा उठाया। आरोपी संजय सिंह राठौड़ को धोखाधड़ी, साजिश और जाली दस्तावेज बनाने के जुर्म में 8 साल की सजा सुनाई जाती है। हथौड़ा नीचे गिरा। क्वैंग की आवाज कोर्टरूम में गूंजी। कोर्ट का खर्च आरोपी वहन करेगा और पीड़िता अंजलि शर्मा को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा। दर्शकों में हलचल मच गई। संजय टूटकर कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। गार्ड ने आकर उसे उठाया। हथकड़ी पहने उसके हाथ हवा में कांप रहे थे। कोर्ट से निकलते समय संजय ने दर्शकों को देखा। उसकी नजर फिर विक्रम से मिली। संजय के होंठ हिले। मुझे माफ कर दो। यह एक बिना आवाज का शब्द था। विक्रम ने मुंह फेर लिया। कोर्ट से बाहर निकलते ही पत्रकार टूट पड़े। चेयरमैन साहब, एक शब्द कहिए। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी बेटी से सुलह हो गई है? विक्रम रुक गया। कैमरों की फ्लैश चमकी। कल सुबह 10 बजे मैं हेड ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं तब सब कुछ बताऊंगा। बस इतना कहकर विक्रम कार में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। मुंबई की सड़कें गुजर रही थीं। प्रकाश जी। सर, बोर्ड मीटिंग का समय तय हो गया। कल दोपहर 3 बजे सर, आपके विश्वास मत का प्रस्ताव रखा गया है। विक्रम ने सिर हिलाया। अगली सुबह कंपनी का ऑडिटोरियम पत्रकारों से भरा हुआ था। 200 से ज्यादा पत्रकार थे। कैमरे विक्रम पर टिके थे। विक्रम मंच पर चढ़ा। वह माइक के सामने खड़ा हुआ। उसने एक गहरी सांस ली। सबसे पहले कैमरे एक डाय की आद पत्रकार हो गई। मैं देश की जनता से माफी मांगना चाहता हूं। विक्रम 90 डिग्री पर झुक गया। 10 सेकंड बीत गए। वह झुका ही रहा। बस कैमरों के शटर की आवाज आ रही थी। उठने के बाद उसने आगे कहा, 25 साल पहले मेरे एक गलत फैसले की वजह से एक महिला और एक बच्ची को बहुत दुख झेलना पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपने भाई की साजिश को नहीं समझ सका। अपनी पत्नी पर शक किया और अपनी बेटी को छोड़ दिया। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। दर्शक शांत हो गए। मैं मीरा जी से और अपनी बेटी अंजलि से तहे दिल से माफी मांगता हूं। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। देर हो गई है, लेकिन अब मैं एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। पत्रकारों ने हाथ उठाए। चेयरमैन साहब, आप कंपनी का प्रबंधन कैसे करेंगे? विक्रम ने जवाब दिया, आज दोपहर बोर्ड मीटिंग में मेरे भविष्य का फैसला होगा। मैं चेयरमैन के पद पर बने रहना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से सुलह हो गई है? विक्रम कुछ पल रुका। अभी समय लगेगा। अंजलि जी के इलाज का खर्च कौन उठाएगा? सारा खर्च मैं उठा रहा हूं। किडनी ट्रांसप्लांट की भी तैयारी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 मिनट तक चली। विक्रम ने हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद विक्रम अकेला रह गया। प्रकाश जोशी अंदर आए। सर, अंजलि जी बाहर आई हैं। विक्रम का दिल धड़क उठा। उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला। अंजलि अंदर आई। उसने रोज के कपड़ों की बजाय एक सादा सा सूट पहना था। विक्रम कुर्सी से उठा। बैठो। नहीं, ठीक है, मैं खड़े होकर बात करूंगी। अंजलि की आवाज शांत थी। विक्रम उसे देखता रहा। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? जी। अंजलि ने सिर हिलाया। क्या मैंने सही किया? अंजलि ने कुछ देर जवाब नहीं दिया। विक्रम धीरे धीरे अंजलि के सामने चला गया और घुटनों पर बैठ गया। अंजलि चौंक कर पीछे हटी। आप यह क्या कर रहे हैं? देरी के लिए माफ कर दो। विक्रम की आवाज कांप रही थी। 25 साल तक तुम्हें छोड़ने के लिए माफ कर दो। अंजलि कुछ नहीं बोल सकी। तुम्हारी मां से और तुमसे।
मैं माफी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। विक्रम के कंधे कांप रहे थे। उठिए, अंजलि ने कहा। नहीं, मुझे ऐसे ही। उठिए। अंजलि की आवाज कांप रही थी। विक्रम धीरे धीरे उठा। अंजलि देर तक उसे देखती रही। एक लंबी चुप्पी छा गई। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। अंजलि ने मुंह खोला। मां आपसे नाराज नहीं थी क्या? मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें भी धोखा दिया गया था। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मां को आपसे अलग तो मैंने नहीं, आपने किया था। अंजलि की आवाज फट रही थी। 25 साल तक अकेले तो मां ने ही गुजारे। मुझे माफ कर दो, और मैं अभी तैयार नहीं हूं। अंजलि ने आंसू पोंछे। आपको पापा कहने के लिए। विक्रम ने सिर झुका लिया। हां, तुम सही कह रही हो। अंजलि ने धीरे धीरे सिर हिलाया। बहुत धीरे, लगभग न के बराबर। समय लगेगा, मैं इंतजार करूंगा। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, मैं जानता हूं। अंजलि मुड़ने लगी, फिर रुकी। लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। विक्रम ने सिर उठाया। क्या? शायद मां यही चाहती होंगी कि आप और मैं फिर से मिलें। अंजलि दरवाजे की ओर गई। हैंडल पकड़कर वह मुड़ी। हमें धीरे धीरे चलना होगा, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम देर तक वहीं खड़ा रहा। अंजलि के आखिरी शब्द कानों में गूंज रहे थे। हमें। वह एक शब्द विक्रम के दिल को भर गया था। दोपहर 3 बजे बोर्ड मीटिंग हुई। 15 डायरेक्टर जमा हुए। फाइनेंस डायरेक्टर ने प्रस्ताव पढ़ा। चेयरमैन विक्रम सिंह राठौड़ पर विश्वास मत। डायरेक्टर्स ने वोटिंग पर्चियां ली। विक्रम मीटिंग रूम के बाहर इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बीत गए। दरवाजा खुला। सर, अंदर आइए। विक्रम अंदर गया। फाइनेंस डायरेक्टर ने नतीजे घोषित किए। पक्ष में 13 वोट, विपक्ष में 2 वोट। चेयरमैन के पद पर विश्वास मत पारित हो गया है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। यह पूरी तरह से माफी नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत हो सकती थी। और विक्रम को एहसास हुआ, कुछ रिश्ते एक दिन में नहीं बनते। 3 महीने बीत गए। अंजलि का डायलिसिस जारी रहा, लेकिन अब उसे अस्पताल के बिल की चिंता नहीं थी। विक्रम सारा खर्च उठा रहा था। उस दिन भी अंजलि अस्पताल में थी। डायलिसिस बेड पर लेटी वह मशीन की आवाज सुनते हुए आंखें बंद किए हुए थी। दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसके हाथ में फलों की एक टोकरी थी। आप फिर आ गए? अंजलि ने आंखें खोलते हुए पूछा। हम आज टेस्ट के नतीजे आए हैं। विक्रम कुर्सी पर बैठ गया। कौन से टेस्ट? किडनी ट्रांसप्लांट मैचिंग टेस्ट। अंजलि की आंखें फैल गईं। आपने यह कब करवाया? पिछले हफ्ते। विक्रम ने एक लिफाफा निकाला। उसने अंजलि को दिया। अंजलि ने दस्तावेज खोला। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने सिर उठाया। मैच हो गया है। हां, मैं तुम्हें अपनी किडनी दे सकता हूं। विक्रम की आवाज शांत थी। अंजलि ने दस्तावेजों को फिर देखा। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों? आपकी सेहत भी तो जरूरी है। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। विक्रम ने अंजलि का हाथ पकड़ा। पहली बार उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था। ठंडा और पतला। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। एक किडनी के बिना भी जी सकता हूं। लेकिन अंजलि, विक्रम की आवाज कांप रही थी। 25 साल तक मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। अब मुझे कुछ करने दो। अंजलि ने मुंह फेर लिया। आंसू बह रहे थे। मुझे डर लग रहा है। किस बात से? ऑपरेशन से भी। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप पर एक और बोझ बन जाऊंगी। विक्रम ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह बोझ नहीं है, यह एक पिता का अपनी बेटी के लिए फर्ज है। अंजलि ने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं सोचूंगी। ठीक है, आराम से सोचो। डायलिसिस के बाद दोनों अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठे। पतझड़ की हवा चल रही थी। पत्ते गिर रहे थे। अंजलि, जी, साथ में डिनर करोगी? अंजलि कुछ पल झिझकी, फिर सिर हिला दिया। दोनों पास के एक शांत भारतीय रेस्टोरेंट में गए। खिड़की के पास की मेज पर बैठे। विक्रम ने मेन्यू दिया। क्या खाना चाहोगी? मुझे नहीं पता। तो फिर दाल रोटी ठीक है? जी। विक्रम ने ऑर्डर दिया। खाना आने तक दोनों चुप रहे। अंजलि ने पहले बात शुरू की। आप मुझे मां के बारे में कुछ बता सकते हैं? विक्रम का हाथ रुक गया। क्या बताऊं? जब वह जवान थी, आप दोनों कैसे मिले? वह कैसी थीं? विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। तुम्हारी मां बहुत अच्छी इंसान थी। उसकी आवाज नरम हो गई। मैंने उसे पहली बार यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखा था। वह किताब पढ़ रही थी और सूरज की रोशनी ठीक उस पर पड़ रही थी। अंजलि चुपचाप सुन रही थी। मैंने जाकर बात की, पूछा कि कौन सी किताब है। बस वहीं से शुरुआत हुई। मां ने क्या कहा? उसने कहा कि वह कविता पढ़ रही है, एक मशहूर कवि की। विक्रम मुस्कुराया। उस शाम हमने साथ में कॉफी पी और फिर हम रोज मिलने लगे।
आप उनसे प्यार करते थे? बहुत। वह मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए मुझे और भी ज्यादा अफसोस है कि मैंने उस पर शक किया, उसे छोड़ दिया। अंजलि ने भी आंसू पोंछे। खाना आ गया। दोनों ने धीरे धीरे खाना खाया। विक्रम ने सब्जी अंजलि की ओर खिसकाई। खूब खाओ, बहुत कमजोर हो गई हो। जी, अंजलि धीरे से मुस्कुराई। खाने के बाद विक्रम ने पूछा, घर तक छोड़ दूं? नहीं, ठीक है, मैं ट्रेन से चली जाऊंगी, मैं साथ चलता हूं। अंजलि ने और मना नहीं किया। कार में शांति थी। रेडियो पर हल्का संगीत बज रहा था। अंजलि के कमरे के सामने गाड़ी रुकी। अंदर जाओ। जी, आज के लिए धन्यवाद। अंजलि कार से उतरने लगी तो विक्रम ने पुकारा, अंजलि। जी, क्या तुम ऑपरेशन करवा लोगी? अंजलि देर तक विक्रम को देखती रही और फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है। विक्रम का चेहरा खिल उठा। एक हफ्ते बाद ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। विक्रम और अंजलि का एक ही दिन ऑपरेशन होना था, सिटी हॉस्पिटल के स्पेशल रूम में। ऑपरेशन से एक रात पहले विक्रम अंजलि के कमरे में गया। नींद नहीं आ रही? जी, घबराहट हो रही है। विक्रम बिस्तर के पास बैठ गया। मुझे भी घबराहट हो रही है। आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन यह सोचकर ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। विक्रम ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वह चांदी का लॉकेट था। यह। अंजलि चौंक गई। तुम्हें याद है, मैंने डायलिसिस रूम में तुमसे यह लिया था? जी, ऑपरेशन के बाद मैं यह तुम्हें फिर से पहनाऊंगा। विक्रम ने लॉकेट अंजलि के हाथ में रख दिया। तुम्हारी मां ने इसे जिंदगी भर संभाला, अब तुम इसे संभालना। अंजलि ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। जी। अगली सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। विक्रम पहले ऑपरेशन थिएटर में गया। उसे एनेस्थीसिया दिया गया। बेहोश होने से पहले आखिरी ख्याल अंजलि का था, सब ठीक हो जाए। ऑपरेशन 6 घंटे चला। विक्रम की किडनी अंजलि को ट्रांसप्लांट कर दी गई। सब कुछ सफल रहा। विक्रम ने आंखें खोलीं। वह रिकवरी रूम में था। शरीर भारी लग रहा था। सर, प्रकाश जोशी दौड़कर आए। ऑपरेशन सफल रहा सर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। एक राहत की सांस ली। एक हफ्ते बाद दोनों को एक ही कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वे अगल बगल के बिस्तरों पर लेटे थे। कैसा लग रहा है? विक्रम ने पूछा। अच्छा, शरीर हल्का लग रहा है। अंजलि मुस्कुराई। शुक्र है। और आप? मैं ठीक हूं, एक किडनी से भी काम चल जाएगा। दोनों हंसे। खिड़की से सर्दियों की धूप अंदर आ रही थी। 1 महीने बाद वे अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। विक्रम अंजलि को अपने घर ले गया। अब से तुम यहीं रहोगी? यहां? हाँ, यह घर अकेले रहने के लिए बहुत बड़ा है। अंजलि ने घर को देखा। बड़ा और आरामदायक था। उस दिन से दोनों साथ रहने लगे। शुरुआत में अजीब लगता था। खाना, बातें, सब कुछ नया था, लेकिन समय के साथ आदत हो गई। एक शाम दोनों डिनर टेबल पर बैठे थे। विक्रम ने कटोरी में दाल निकालकर अंजलि को दी। खूब खाओ। जी, अंजलि ने चम्मच उठाया। बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, विक्रम मुस्कुराया। खाने के बाद अंजलि बर्तन धोने लगी तो विक्रम ने रोका। अरे, घर में काम करने वाले हैं ना, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। तो फिर आज साथ में करते हैं। दोनों सिंक के पास खड़े हो गए। विक्रम बर्तन धो रहा था और अंजलि पोंछ रही थी। चेयरमैन साहब, हम क्या अब मैं आपको किसी और नाम से बुला सकती हूं? विक्रम का हाथ रुक गया। क्या कहोगी? अंजलि कुछ पल झिझकी। पापा। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ पोंछे और अंजलि को कसकर गले लगा लिया। शुक्रिया, सच में शुक्रिया। अंजलि भी रो रही थी। देर हो गई, लेकिन ठीक है ना, देर नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। दोनों देर तक वैसे ही खड़े रहे। उस रात विक्रम ने अंजलि के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाऊं? जी। अंजलि बिस्तर पर बैठी थी। विक्रम के हाथ में लॉकेट था। मैंने वादा किया था, ऑपरेशन के बाद तुम्हें यह पहनाऊंगा। जी। अंजलि ने सिर झुकाया। विक्रम ने उसे लॉकेट पहना दिया। ठंडी धातु अंजलि के गले को छू रही थी। विक्रम ने नक्काशी को सहलाया। अब इसका मतलब मैं आगे बढ़ाऊंगा। जी। अंजलि ने लॉकेट को छुआ। जो मां ने संभाला, अब मैं संभालूंगी। विक्रम ने अंजलि के सिर पर हाथ फेरा। शुभ रात्रि। आप भी पापा। विक्रम मुस्कुराया। दरवाजा बंद करके बाहर निकलते हुए उसका दिल भर आया था। पापा, एक ऐसा शब्द जिसके लिए उसने 25 साल इंतजार किया था। उस रात विक्रम को सालों बाद चैन की नींद आई। अगली सुबह दोनों नाश्ते की मेज पर थे।
विक्रम अखबार पढ़ रहा था और अंजलि कॉफी पी रही थी। आज क्या करोगी? अस्पताल जाना है, रूटीन चेकअप के लिए। मैं साथ चलता हूं। जी। दोनों सहजता से बात कर रहे थे। 25 साल का फासला धीरे धीरे भर रहा था। यह परफेक्ट नहीं था, अब भी कुछ अजीब पल आते थे, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उस शाम दोनों सोफे पर साथ बैठे थे। अंजलि ने लॉकेट निकालकर देखा, विक्रम भी उसे देख रहा था। मुझे लगता है मां आपका इंतजार कर रही थी, अंजलि धीरे से बोली। 25 साल तक। विक्रम ने सिर झुका लिया, आंसू टपक पड़े। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मां से भी और तुमसे भी। अंजलि ने अपने पापा का हाथ पकड़ा। अब सब ठीक है, सच में। मां भी यही चाहती होंगी कि हम दोनों ऐसे साथ रहें। विक्रम ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया। शुक्रिया, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए पापा। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। खिड़की से बसंत की हवा आ रही थी, पर्दे हिल रहे थे। अंजलि ने लॉकेट वापस गले में पहन लिया। विक्रम उसे देखता रहा। वह लॉकेट जिसे मीरा ने 25 साल तक संभाला था, अब उसकी बेटी ने उसे अपना लिया था। अंजलि जी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। जी पापा। अंजलि ने विक्रम के कंधे पर सिर रख दिया। विक्रम ने अपनी बेटी के सिर को सहलाया। 25 साल बाद पहली बार अपनी बेटी की गर्माहट महसूस हो रही थी। खिड़की के बाहर बसंत आ रहा था। सफेद चमेली के फूल खिल रहे थे, नई कॉम्पलें फूट रही थीं और गर्म हवा चल रही थी। 25 साल की सर्दियां खत्म हो रही थीं। देर हो गई थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। एक पिता और बेटी के रूप में धीरे धीरे एक साथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? एक इंसान के झूठ ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी। उस समय में मां ने एक चौल में और बेटी ने डायलिसिस सेंटर में हर दिन संघर्ष किया, लेकिन जैसे मां ने आखिरी दम तक उस लॉकेट को पकड़े रखा था, वैसे ही जो चीजें हम कभी नहीं छोड़ते, वे अंत में जरूर चमकती हैं। देर हो गई है, यह सोचकर हार मत मानिए। अगर आप अभी भी हिम्मत करके हाथ बढ़ाएं, तो हो सकता है एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही हो। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। मैं और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ लौटूंगा। कमेंट में बस अच्छी लगी लिख दीजिए। आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। मैं कामना करता हूं कि आपकी जिंदगी हमेशा वसंत की तरह खिली रहे। यह थी बसंत जिंदगी।